प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल में जो आपका जीएसटी का पेपर है उसमें अपना जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, सम्मिश्रण योजना, कंपोजिशन स्कीम, जो कि धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपोजिशन स्कीम लागू है। तो आज अपन उस धारा के कुछ प्रावधान हैं वो अपन देखते हैं। कंपोजिशन डीलर पर विपरीत कर लगेगा। पूर्व में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या कंपोजिशन डीलर को भी विपरीत कर देना होगा या नहीं, परंतु धारा 10 में संशोधन के पश्चात यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि कंपोजिशन डीलर धारा 9(1) में वर्णित अग्रगामी कर के स्थान पर कंपोजिशन डीलर के रूप में कर देगा, न कि उसे धारा 9 के सभी प्रावधानों से मुक्ति मिलेगी। अतः कंपोजिशन डीलर को विपरीत कर चुकाना होगा। दूसरा, कुल आवर्त की सीमा। जो कुल आवर्त की सीमा 50 लाख रुपए थी, अब जुलाई 2017 में अधिनियम बन गया था। प्रारंभ में ये 75 लाख थी, फिर बाद में इसको 1 करोड़ किया गया। फिर परिषद जो जीएसटी की परिषद है उन्हीं की अनुशंसा के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 1.5 करोड़ जो है टर्नओवर की सीमा लागू है। कर की दरें धारा 10 में वर्णित दरें व्यवहार में कभी भी लागू नहीं हुई है। परिषद की जो अनुशंसा पर दरें बदलती रहती है। जैसे निर्माताओं पर 2% कर था, जो अब 1% कर दिया गया है। पूर्व में धारा 10(1) में नियम 7 में समान दरों का उल्लेख था। चूँकि नियमों में परिवर्तन करना सरल होता है, तो जीएसटी नियम 2017 के नियम 7 में संशोधित कर की दरों का उल्लेख है। वर्तमान में यह कर की दरें लागू हैं। तो अगर इसको अपन पूरे विस्तृत रूप से देखें तो करंट रेट ऑफ टैक्स जो रूल 7 में दी गई है, उसको आप देखिए। जो सप्लायर है, जो एलिजिबल पर्सन है, वो अगर मैन्युफैक्चरर रहे तो CGST 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और SGST 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये तो है मैन्युफैक्चरर के लिए। रेस्टोरेंट और सर्विस जो प्रोवाइडर हैं, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, उनके लिए है 2.5% ऑफ द टर्नओवर। वो CGST भी 2.5% है और SGST भी 2.5% है। अदर सप्लायर जो हैं वो 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, पहले वाले में इसमें फ़र्क है। यहाँ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और ऊपर जो टर्न ओवर आया उसमें मीनिंग में आप एग्जेम्प्टेड जो सप्लाई है वो भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर केवल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 0.5% CGST और 0.5% SGST। तो ये जो शब्द है, इसमें ये लागू किया गया है। तो अब आप देखिए कि गुड्स और सर्विस नियमों में जो परिवर्तन किया गया है, अन्य पूर्तिकर्ता जो व्यापारी हैं, कर मुक्त और माल और सेवाओं की पूर्ति पर कर नहीं चुकाएंगे। ठीक है, तो टेबल से यह स्पष्ट है कि A और B में आने वाले व्यक्ति कर मुक्त और कर योग्य माल और सेवा की पूर्ति पर कर चुकाएंगे, जबकि C में आने वाले व्यापारी केवल कर योग्य माल और कर योग्य सेवाओं की पूर्ति पर कर चुकाएंगे। ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। ऐसे माल की पूर्ति जो किसी सेवा के निष्पादन में की हो सकती है या अन्य प्रकार से हो सकती है, जो कि मनुष्यों के लिए भोजन, अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में हो या अन्य पेय पदार्थ हो, चाहे ऐसी पूर्ति नगद राशि में हो, विलंबित भुगतान हो या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो। कुल आवर्त से क्या मतलब है? कुल का मतलब है कर मुक्त और कर योग्य माल सेवाओं के आवर्त को शामिल करेंगे, जिसका अपन आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा। अब ये जो धारा 10(1) के जो प्रावधान हैं, जो कंपोजिशन स्कीम के, अगर उसमें अपन ये देखें कि इन प्रावधानों में जो चीज़ें दी गई है, इनको अगर अपन विस्तार से देखें तो धारा 10(2)A से लेके 10(2)F में कुछ वर्णित निम्नलिखित सभी शर्तें हैं,
वो पूरी होनी चाहिए। जैसे पहली शर्त यह है धारा 10(2)(a) में कि उपरोक्त धारा 10(1) में वर्णित सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य सेवा प्रदान नहीं करता हो। धारा 10(1) के जो उल्लेख है उसमें कंपोजिशन डीलर 5 लाख या कुल सेवाओं के 10% के बराबर जो भी अधिक हो सेवा प्रदान कर सकता है। इसका आशय यह है कि यदि कुल आवर्त में सेवा का भाग इससे अधिक होगा तो ये योजना से बाहर हो जाएगा। इवन द टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ से कम है फिर भी ये कंपोजिशन में भाग नहीं ले सकता। वह किसी ऐसे माल की पूर्ति में संलग्न नहीं है जिस पर इस अधिनियम में कर नहीं लगता हो। जैसे सरकार ने कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, जैसे पेट्रोल डीजल, तो इन पर जीएसटी नहीं है, तो एक व्यक्ति उनका व्यापार करके कंपोजिशन डीलर कैसे बन सकता है। वह किसी माल की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति में संलग्न नहीं हो, तो माल और जावक में अंतर्राज्यीय माल की पूर्ति में संलग्न नहीं हो। यह अंतर्राज्यीय माल क्रय कर सकता है परंतु विक्रय नहीं कर सकता। यह आयात तो नहीं कर सकता परंतु निर्यात कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी कंपोजिशन स्कीम लागू होगी। तो ये प्रावधान अपन ध्यान में रखकर और करेंगे।